Hi students, welcome to my YouTube channel Naryal English Classes. Today in this video we will learn lesson number 1 of class plus 1 and the name of the lesson is The Portrait of a Lady. It's written by खुशवंत सिंह. So यहाँ पर खुशवंत सिंह जो है उसने अपनी दादी के बारे में इस लेसन में बताया है. तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्रण. हिंदी में पोर्ट्रेट को हम चित्रण कहते हैं और हम पिक्चर भी इसको कह सकते हैं. So let us read the content of the lesson. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. यहाँ पर लेखक कहता है कि मेरी दादी औरों की दादियों की तरह ही एक बूढ़ी औरत थी. She had been old and wrinkled for 20 years. और वो बूढ़ी थी और झुर्रियाँ थी उसके चेहरे पर पिछले 20 वर्षों से. Wrinkled का मतलब होता है झुर्रियाँ. जो ओल्ड एज में आदमी के चेहरे के ऊपर जो लाइन एंड फोल्ड इन द स्किन आते हैं उसको हम रिंकल्ड कहते हैं यानी कि झुर्रियाँ. तो झुर्रियों से भरा पड़ा था उसका चेहरा. एंड आई हैड नोन हर, ऐसा ही मैंने उसको देखा था. नोन होता है जानना. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी. लोग कहते थे कि वो कभी युवा थी और सुंदर थी. प्रिटी मीन सुंदर. एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उसका पति था. बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. परंतु ये विश्वास नहीं होता था इस बात के ऊपर. ये विश्वास करना कठिन था. बिलीव होता है विश्वास. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. तो मेरा जो ग्रैंडफादर था उसके तस्वीर ड्राइंग रूम के अंगीठी के ठीक ऊपर टंगी हुई थी. पोर्ट्रेट मीन पिक्चर. तो मेंटल पीस हम कहेंगे जो आपका फायर प्लेस होता है, कोई भी जहां पर आग जलाते हैं चूल्हा, उसको जो आप कवर करके रखते हैं, कोई वुडन से कवर किया है या फिर मार्बल से कवर किया है, तो उसके लिए वर्ड है मेंटल पीस. तो हिंदी हिंदी में आप इसे अंगीठी कह सकते हैं. ही वोर अ बिग टर्बन. टर्बन होता है पगड़ी. एंड लूज फिटिंग क्लोज. तो जो उसका ग्रैंडफादर था उसने एक बड़ी सी पगड़ी डाली हुई थी. टर्बन मीन पगड़ी. और ढीले कपड़े डाले हुए थे. लूज फिटिंग थे यानी कि टाइट फिटिंग वाले क्लोज नहीं थे. उसने लूज फिटिंग क्लोज डाले हुए थे. हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, बियर्ड होता है दाढ़ी, कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. वो उसकी छाती को, ज्यादातर छाती को उसकी सफेद दाढ़ी ने ढक लिया था. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. और वो लगभग 100 साल का दिखता था उस पिक्चर में. ही डिडंट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. वो इस तरह का व्यक्ति नहीं दिखता था कि उसके भी कभी कोई पत्नी या बच्चे होंगे. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव ए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. वो ऐसा दिखता था कि इसके बहुत ज्यादा पोती पोतियां हैं. ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन किसको बोलेंगे? पोते पोतियां. तो उसके लिए वर्ड है ग्रैंड चिल्ड्रन. जैसे ग्रैंड सन होता है ना, पोता. तो ग्रैंड चिल्ड्रन दोनों के लिए आ गया, पोते और यानी कि जो बच्चे हैं. As far as my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. रिवोल्ट का मतलब होता है विरोधाभास. जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो उसके लिए वर्ड है रिवोल्ट यानी कि विरोधाभास. तो जहां तक उस ग्रैंड मदर के यंग और प्रिटी होने का सवाल है तो ये तो विचार बिल्कुल विरोधाभास वाला था, यानी कि इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं होता था. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो प्राय हमें बताती थी उन खेलों के बारे में जो वो बचपन में खेला करती थी जब वो एक चाइल्ड थी यानी कि बच्ची थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड. एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका यानी कि मूर्खतापूर्ण. एंड अनडिग्निफाइड. अनडिग्निफाइड भी यही कहेंगे हम, अशोभनीय. डिग्निफाई का अपोजिट है अनडिग्निफाई. तो एब्सर्ड और अनडिग्निफाई एक ही इनका मीनिंग हो सकता है कि वो बिल्कुल ये जो विचार था, दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस. तो ये जो विचार था ये बिल्कुल बेतुका था कि वो कभी यंग और प्रेटी थी. और हम लोग जो थे वो इसको कहानी समझते थे. फेबल्स, FABLES. फेबल्स होता है कोई भी मन गढ़ंत कहानी, कोई किस्सा, उसके लिए वर्ड है फेबल. ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस. जो हमें वो बताती थी. तो हम इसको कोई जो प्रॉफिट किसको बोलेंगे? पैगंबर. अब पैगंबर क्या हुआ? मतलब व्हेन अ पर्सन स्पीक्स ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का भेजा हुआ संदेश वाहक, उसको हम प्रोफेट कहेंगे. तो स्पोक्समैन भी कह सकते हैं और हिंदी में पैगंबर.
तो हम उस ये जो बातें सुनाती थी दादी, उसको हम जो कोई सन्यासी पैगंबर जो कोई किस्सा सुनाता है उसी तरह हम उसको ट्रीट करते थे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। ये ग्रैंड मदर की अपीयरेंस है कि वो कैसे दिखती थी। तो बिल्कुल वो छोटी थी, शॉर्ट थी और थोड़ा सा मोटी थी, फैट एंड स्लाइटली बेंट मतलब थोड़ा सा झुका हुआ। स्लाइटली मीन थोड़ा सा, और बेंट बेंड बेंट बेंट तो बेंड वर्ब है, उसकी फॉर्म है सेकंड और थर्ड, बेंट बेंट। तो वो थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उसका जो चेहरा जो था वो झुर्रियों से भरा पड़ा था। एवरीवेयर टू एवरीवेयर इट मीन्स पूरा भरा हुआ। और रिंकल्स जो आपका हो गया, पहले भी आया वर्ड झुर्रियां, तो क्रिस क्रॉस हो गया ताना वाना, जैसे एक लाइन इधर जा रही है दूसरी उसको काट रही है तो उसको हम बोलेंगे क्रिस क्रॉस। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। अब हमें विश्वास था, सर्टेन होता है निश्चित, कि वो हमेशा वैसे ही थी जैसे हम उसको जानते थे। तो कैसे जानते थे हम उसके बारे में जानते कि वो एक बूढ़ी औरत थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी और बहुत ज्यादा बूढ़ी। टेरिबली किसको बोलेंगे? अत्यधिक, यानी कि बहुत ज्यादा। शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी ज्यादा कि अब इससे ज्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट होम एंड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। और पिछले 20 वर्षों से इसी जगह वो टिकी हुई थी, मतलब बिल्कुल उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा था। जैसे बोल रहे हैं कि इससे ज्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी, मतलब बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। मतलब प्रीटी तो नहीं थी वो, सुंदर तो नहीं थी। यहाँ ब्यूटीफुल का मतलब है कि शी वॉज अ नाइस फेलो, मतलब बहुत अच्छी लेडी थी वो। She hovered about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of rosary. रोजरी होता है माला, जो माला आप मनके वाली माला होती है ना, उसको बोलते हैं रोजरी। बीड्स मीन मनके। और बैलेंस होता है संतुलन। स्टूप आप कह सकते हैं जो आदमी बुढ़ापे में थोड़ा झुक जाता है, झुक कर चलता है, यानी कि कुबड़, उसके लिए वर्ड है स्टूप। और स्पॉटलेस हो गया बेदाग। होवर्ड अबाउट का मतलब हो गया लंगड़ा कर चलना, यानी कि आदमी सही ढंग से नहीं चलता है, थोड़ा बुढ़ापे में थोड़ा लंगड़ा कर चलता है, तो वो वाली पोजीशन। होवर्ड अबाउट मीन लंगड़ा कर चलना। तो वो आ, एक हाथ अपनी कमर के ऊपर रखती थी, बेस्ट होता है कमर, और दूसरा हाथ जो होता था उसमें उसने माला पकड़ी होती थी, रोजरी मैंने बताया माला। टेलिंग द बीड्स, टेलिंग द बीड्स ये फ्रेज होगी ना आपकी। तो टेलिंग द बीड्स मतलब माला जपना, यानी कि मन के फेरना, टेलिंग द बीड्स। और बिल्कुल वो सफेद कपड़े डालती थी, स्पॉटलेस मतलब बेदाग, स्पॉटलेस वाइट। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली। टाइडली मतलब हो गया साफ सुथरा, तो अनटाइडी उसका अपोजिट हो गया, यानी कि गंदे गंदे कह सकते हैं आप। तो उसके जो सिल्वर, यहाँ पर सफेद कलर के लिए हम कहेंगे सिल्वर। सिल्वर लॉक्स मतलब उसके बाल सफेद थे, लॉक्स मीन हेयर। और स्कैटर मीन फैलना, बिखरना, तो ऐसे वो बिखरे रहते थे। ओवर हर पेल पकड़ फेस, पेल मतलब पीला और पकड़ मीन मुरझाया हुआ, फेस चेहरा। जो उसका पीला और मुरझाया हुआ चेहरा था उसके ऊपर बाल बिखरे पड़े रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। और उसका जो होंठ थे, लिप्स, कॉन्स्टेंटली मीन लगातार, मूव मीन हिलना, तो वो प्रार्थना करते रहते थे। इनऑडिबल जो सुनाई ना दे, ऑडिबल का अपोजिट हो गया इनऑडिबल, मतलब जो सुनाई ना दे, तो मतलब वो मुंह में ही प्रार्थना करती रहती थी, जपती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, जैसे सर्दियों में जो पहाड़ी का जो दृश्य होता है उसी तरह वो भी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। तो एक्सपेंस हो गया विस्तार, प्योर हो गया शुद्ध, सेरेनिटी मीन शांत, तो ब्रीदिंग सांस लेना, पीस शांति हो गया, और कंटेंटमेंट हम कहेंगे
संतुष्ट जो व्यक्ति होगा, वन हु इज हैप्पी, तो उसके लिए वर्ड है कंटेंटमेंट, यानी कि संतोष। तो दादी के लिए कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल एक शांत थी, बिल्कुल जैसे पहाड़ी में सर्दियों की वाली जो पहाड़ियां होती हैं उसका जो भूदृश्य होता है उसकी तरह ही उसको कंपेयर किया गया है, बिल्कुल पीस एंड कंटेंटमेंट, मतलब शांत और संतोष वाली लेडी थी वो। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब ये यहाँ से लेसन स्टार्ट होता है कि कैसे लेखक और दादी के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैसा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर देन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। तो मैं और दादी हम दोनों एक अच्छे मित्र थे। मैं हो गया यहाँ पर लेखक खुशवंत सिंह, और दूसरा दादी उसकी। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे पेरेंट्स जो थे यानी कि लेखक के माता पिता उसको छोड़ गए उसके पास। when they went to live in the city, और जब वो शहर में रहने के लिए गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर, और उसके बाद हम फिर लगातार इकट्ठे रहे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। अब दादी क्या करती थी, वो उसको सुबह जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती। वेक होता है जगाना, और गेट मी रेडी मतलब तैयार करना। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। अब वो जो मॉर्निंग प्रेयर करती थी, मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, आप डल भी कह सकते हैं, नीरस भी हिंदी में कह सकते हैं, इंग्लिश में डल कह सकते हैं मोनोटोनस को। तो वो जो प्रार्थना गाती सुबह की, और शी वेदड एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती, ड्रेस्ड मी, इस आशा के साथ, इन द होप दैट आई विल लिसन, मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और इसे दिल से इसे जानूंगा। कौन किसको जानूंगा दिल से? ये जो वो धार्मिक प्रार्थना करती थी, मॉर्निंग प्रेयर सुबह। आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर टू लर्न इट। तो लेखक यहाँ पर कहता है कि मैं इसलिए उसकी प्रार्थना को सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज अच्छी लगती थी, बट नेवर बोदर टू लर्न इट, परंतु कभी भी मैंने उसको सीखने के बारे में मैं परेशान नहीं हुआ कि मैंने सीखना ही है, ऐसी मेरी मैंने नहीं सोचा। देन शी वुड fetch my wooden slate with which she had already washed and plastered with yellow chalk। वुडन मीन लकड़ी का, तो वुडन स्लेट ये पहले होती थी लकड़ी, लकड़ी की एक प्लेट जिसके ऊपर लिखने के लिए हम यूज करते हैं। तो अपनी भाषा में हम इसे पट्टी भी कहते थे। तो अ, तो वुडन स्लेट लिखने के लिए जो यूज करते हैं हम। फैच का मतलब होता है टू गो एंड ब्रिंग। फैच मीन टू गो एंड ब्रिंग, कोई चीज जाकर वापस लाना, उसके लिए वर्ड है फैच। तो वो जो वुडन स्लेट थी यानी कि लकड़ी की जो फट्टी थी उसको लेकर आती, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको उसने पहले ही धोकर रखा होता था, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक। येलो चौक ये जो वुडन स्लेट है उसको प्लास्टर करने के लिए, यानी कि उसको जो कोटिंग की जाती थी चौक की, येलो चौक की, ताकि उसके ऊपर लिखा जा सके, तो ये काम उसने पहले ही कर रखा होता था। ए टाइनी A tiny earthen ink pot and red pen, tie them in all in a bundle and hand it to me। अब वो क्या करती है कि एक छोटा सा, टाइनी मीन वेरी स्मॉल, अर्थन इंक पॉट यानी कि मिट्टी से बनी हुई दवात, इंक पॉट मीन स्याही, पॉट हो गया जो मिट्टी का बनाया हुआ है, पॉट बर्तन को कहते हैं तो यहाँ दबात हम कहेंगे। एंड रेड पेन, और एक लाल पेन हो गया। टाई देम ऑल इन ए बंडल, उनको सभी को एक जगह बांध देती, बंडल होता है गुच्छा। एंड हैंड इट टू मी, और फिर वो मुझे पकड़ा देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद लिटिल वाटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और जब हम अ, जो ब्रेकफास्ट हम कर लेते, ब्रेकफास्ट में क्या लेते थे, स्टेल चपाती। स्टेल का मतलब हो गया विच इज नॉट फ्रेश यानी कि बासी, और उसके ऊपर थोड़ा सा बटर यानी कि मक्खन लगा देते, और शुगर जो थी यानी कि चीनी उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड होता है फैलाना, मतलब चीनी उसके ऊपर फैला देती थी। वी वेंट टू स्कूल, फिर हम स्कूल गए। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स,
और वो अपने साथ बहुत सारी चपातियां, जो बासी चपातियां थी, उनको गांव के कुत्तों के लिए वो अपने साथ ले जाती। तो ये है रिलेशनशिप ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर का इन द विलेज। तो ये फर्स्ट स्टेप है। ये आपको क्वेश्चन बनेगा कि जो 3 फेजेस ऑफ रिलेशनशिप है, तो उसमें जो फर्स्ट फेज है वो अभी हमने डिस्कस किया। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। अब जो जब वो मेरे साथ स्कूल जाती थी, तो स्कूल जो था वो एक टेम्पल के साथ था, मंदिर के साथ बिल्कुल अटैच था, जुड़ा हुआ था। और इसीलिए दादी मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी कि वो मंदिर भी जाया करेगी। सो द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। प्रीस्ट हम पुरोहित को कहेंगे, वो हमें अल्फाबेट मीन वर्णमाला, जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं, और मॉर्निंग प्रेयर हमें सिखाते। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द बरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट। और बच्चे जो थे वो बरांडा, ये हिंदी का वर्ड है, मतलब बरामदे में बैठ जाते और जो अल्फाबेट उनको सिखाया जाता था उसको वो गाते। और द प्रेयर इन कोरस। कोरस का मतलब हो गया ग्रुप में, और ग्रुप में उसको प्रार्थना को गाते। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। और मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो उसके अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ती। स्क्रिप्चर्स किसको बोलेंगे हम? जो होली बुक्स हैं, यानी कि जो जैसे आपका रामायण है, महाभारत है, कुरान है, ये क्या है? स्क्रिप्चर्स, जो धार्मिक ग्रंथ होंगे उसके लिए वर्ड है स्क्रिप्चर। When we had both finished, we would walk back together। और जब दोनों अपना काम कर लेते, दोनों का क्या काम हुआ? लेखक पढ़ लेता और दादी प्रार्थना कर लेती, तो हम दोनों वापस आ जाते इकट्ठे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और अब हमें जो कुत्ते थे वो मंदिर के दरवाजे पर मिलते। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर। ग्रोलिंग होता है गुर्राना। जैसे आपने देखा कुत्ते जब आपस में लड़ने के लिए जो साउंड निकालते हैं उसके लिए वर्ड है ग्रोलिंग। एंड फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ लड़ते वो और गुर्राते और हमारा पीछा करते। फॉलो होता है पीछा करना। फॉर द चपातीज बी थ्रू टू देम। वो ऐसा क्यों करते थे डॉग्स? क्योंकि जो चपाती उनको फेंकी होती थी उस वजह से। When my parents were comfortably settled in the city। और जब मेरे पेरेंट्स वहाँ शहर में पूरी तरह से सेटल हो गए, कंफर्टेबली मतलब बड़े आराम से, दे सेंट फॉर अस। सेंट फॉर का मतलब होता है बुलाना, उन्होंने हमें बुलाया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब लेखक को शहर में बुलाया गया, तो ये उसके और उसकी दादी के रिलेशन में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। टर्निंग पॉइंट बोलेंगे नया मोड़, जहां से उनके रिलेशनशिप में बदलाव आया। एल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विद मी। अब शहर में हम दोनों एक ही रूम शेयर करते थे, लेकिन दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती। देखो, फर्स्ट फेज है, वहां पर दादी उसके साथ स्कूल जा रही है। फर्स्ट फेज इज इन द विलेज। अब सेकंड फेज की बात करें तो इट इज इन द सिटी। तो अब दादी जो है वो स्कूल नहीं जा रही है, ऑल्दो दे आर शेयरिंग द सेम रूम। आई यूज टू गो टू इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। अब वो एक इंग्लिश स्कूल में जाता है लेखक, मोटर गाड़ी में, बस में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। अब विलेज में क्या था? डॉग्स थे। अब शहर की बात है तो वहां पर गलियों में कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। अब वो क्या करती? गांव में तो वो कुत्तों को चपाती डालती थी, अब यहाँ पर शहर में वो क्या कर रही है? वो अपने आंगन में ही, जो उसका सिटी हाउस है, वहां पर चिड़ियों को वो खाना खिलाती है। फीडिंग स्पैरोज मतलब चिड़ियों को खाना खिलाना। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी saw less of each other। रोल्ड बाय मतलब पास्ट बाय, मतलब जैसे टाइम पास्ट, रोल्ड बाय टाइम पास्ट। तो जैसे जैसे समय बीता हम कम ही एक दूसरे को देखते, यानी कम ही एक दूसरे से मिलते। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो कुछ समय के लिए तो लगातार वो मुझे जगाती रही, स्कूल के लिए तैयार करती रही। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me। और जब मैं वापस आता
तो मुझे वो पूछती कि टीचर ने क्या पढ़ाया था। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस। तो मैं उसे बताता कि इंग्लिश के वर्ड सिखाए हैं और कुछ एक जो वेस्टर्न साइंस है, पश्चिमी विज्ञान है, उसके बारे में बताया है। एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा। तो और हमें स्कूल में जो गुरुत्वाकर्षण के नियम है, ग्रेविटी होता है गुरुत्वाकर्षण, या आर्किमिडीज का सिद्धांत है, प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, या वर्ल्ड बीइंग राउंड यानी कि दुनिया गोल है, ये हमें पढ़ाया जाता है वहां स्कूल में। ये लेखक ने उसको बताया। ईटीसी मीन एटसेट्रा मतलब इत्यादि। दिस मेड हर अनहैप्पी। तो ये दादी को नाखुश कर देती ये बात। दिस मेड हर अनहैप्पी यानी कि वो दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन। अब वो मुझे मेरे जो लेसन है उसमें मेरी सहायता नहीं करती थी। शी डिडंट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल। वो उन चीजों में विश्वास नहीं करती थी जो इंग्लिश स्कूल में बताई जाती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स पहले भी आया वर्ड। स्क्रिप्चर मैंने बताया था आपको, धार्मिक पुस्तकें। तो डिस्ट्रेस का मतलब होता है, ये वर्ड है डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशान हो जाना। तो वहां पर वो इसलिए परेशान हो जाती थी दादी की स्कूल में भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था और धार्मिक पुस्तकों के बारे में नहीं बताया जाता था। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। तो एक बार मैंने उसको बताया था कि हमें संगीत के पाठ जो है वो दिए जा रहे हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। तो वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी यानी कि परेशान हो गई। तो पहले ये वर्ड आया डिस्ट्रेस्ड मीन डिस्टर्ब। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। तो उसके लिए जो म्यूजिक जो था उसको वो अच्छा नहीं समझती थी। ल्यूड का मतलब हो गया अशोभनीय, यानी कि ल्यूड एसोसिएशन मीन इनडिसेंट, यानी कि जो चीज अच्छे लोगों के लिए नहीं बनी है उसके लिए वर्ड है ल्यूड एसोसिएशन। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स। तो दादी की नजरों में म्यूजिक जो था वो हार्लट्स हो गए वैश्य, और बेगर्स जो हो गया भिखारी, यानी कि भिखारियों के लिए बना है, ना कि लेखक के लिए। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। तो जेंटल फोक मीन अच्छे लोग, जेंटल फोक मीन अच्छे लोग, यानी कि ये अच्छे लोगों के लिए नहीं है म्यूजिक। इट इज फॉर हार्लट्स एंड बेगर्स। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। हालांकि दादी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चुप हो जाना असहमति थी। डिसअप्रूवल मीन असहमति, मतलब वो उसको लाइक नहीं करती थी। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। तो उसके बाद वो मुझसे कभी कभार ही, रेयरली मीन कभी कभार, बात करती। देन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी। अब ये सेकंड फेज हमने पढ़ लिया। फर्स्ट फेज हो गया इन द विलेज, सेकंड फेज इन द सिटी। नाउ हियर इज द थर्ड फेज ऑफ दियर रिलेशनशिप व्हेन द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी। तो ये थर्ड फेज है जब लेखक यूनिवर्सिटी गया। इट वाज गिवन, आई वाज अ गिवन रूम ऑफ माय ओन। तो वहां पर उसको अपना कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। स्नैप्ड मीन ब्रोकन, यानी कि उनका जो रिलेशनशिप था वो टूट गया। स्नैप्ड मीन टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विद रेजिग्नेशन। सेक्युलरिज्म होता है एकांत, एक्सेप्ट होता है मान लेना, रिजाइन से बना है रेजिग्नेशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने अपने जो एकांत जो था उसको स्वीकार कर लिया। अब उसने अकेले रहना जो है वो बेहतर समझा। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो जो स्पिनिंग व्हील होता है, जो चरखा काटने वाला होगा उसको हम बोलेंगे स्पिनिंग व्हील। तो उसको वो कभी नहीं छोड़ती थी। इट मीन्स शी नेवर टॉक टू एनीवन। अब उसने औरों से बात करना बंद कर दिया था और वो अपने चरखे के ऊपर ही व्यस्त रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। तो सनराइज मतलब सूर्योदय होना, सनसेट मतलब सूर्य अस्त होना। तो सनराइज से लेकर सनसेट तक वो अपने चरखे के ऊपर ही व्यस्त रहती थी और प्रार्थना करती रहती थी। वाइल इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड स्पैरोज। जब दोपहर के बाद थोड़ा सा वो आराम, रिलैक्स मीन आराम, तो थोड़ा सा अपने आप को आराम देती थी।
तो उस टाइम भी वो चिड़ियों को दाना डालती थी। टू फीड द स्पैरोज मतलब चिड़ियों को खाना खिलाना। while she sat in the veranda breaking the bread into little bits, और वो बरामदे में बैठकर ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती। ब्रेड मतलब जो रोटी है, और बिट का मतलब टुकड़े, लिटिल मीन छोटे। बिट थोड़ा भी हम कह सकते हैं, बिट को थोड़ा। 100 of little birds collected around her creating a veritable bedlam of chirping। तो सैकड़ों की संख्या में जो छोटे पक्षी होते थे वो उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। कलेक्ट होता है इकट्ठे होना, क्रिएट होता है उत्पन्न करना, वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग। बेडलैम हो गया पागलखाना, पागलपन। बेडलैम मीन पागलपन। तो वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है इसलिए लिखा है कि जो चिड़ियों के चहचहाने से, चर्प होता है ना चहचहाना, उससे जो साउंड आती थी मानो वो पागल कर देने वाली होती थी, मतलब बहुत ज्यादा साउंड। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ एक आती और उसकी टांगों के ऊपर बैठ जाती। पर्च होता है बैठना। अदर ऑन हर शोल्डर, और कुछ एक चिड़िया उसके कंधों के ऊपर बैठ जाती। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और यहाँ तक कि कुछ एक तो उसके सर के ऊपर भी बैठ जाती। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो मुस्कुराती लेकिन उनको कभी नहीं भगाती। तो शू, जो आप हिंदी में कोई साउंड जैसे आप करते हैं श, तो ये जो वर्ड है हम किसी पक्षी को या जानवर को भगाने के लिए यूज करते हैं, तो उसी को हमने शू कहा है। तो I used to be a happiest half. It used to be the happiest half hour of the day for her. तो ये दिन का उसका सबसे खुशी वाला आधा घंटा होता था जो चिड़ियों के साथ वो व्यतीत करती थी। Then I decided to go abroad for further studies. जब उसने डिसाइड किया कि वो विदेश जाएगा आगे की पढ़ाई के लिए, अब्रॉड होता है विदेश। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी दादी जो है वो उदास हो जाएगी। अपसेट का मतलब उदास होना, परेशान होना। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैंने 5 साल के लिए जाना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और जो उसकी एज थी कोई बता नहीं सकता था कि क्या वो वापसी में वो रहेगी भी या नहीं भी रहेगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, परंतु मेरी दादी रह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल होता है जो आदमी ज्यादा इमोशनल होता है, भावुक हो जाता है, उसके लिए वर्ड है सेंटिमेंटल। वो इतनी ज्यादा भावुक नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन। तो वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई लेकिन उसने कोई अपने इमोशन जो था वो उसने नहीं दिखाया, यानी कि भावुक नहीं हुई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके जो होंठ थे वो प्रार्थना करते रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका दिमाग जो था वो प्रार्थना में ही था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। टेलिंग द बीड्स का मतलब होता है माला जपना, मन के फेरना। टेलिंग द बीड, मन के फेरना, और रोजरी माला। तो उसके जो फिंगर्स जो थी, उंगलियां जो थी, वो माला के मन के ही फेरने में व्यस्त रही। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उसने चुपके से मेरे माथे के ऊपर चुंबन किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और जब मैं चला गया, व्हेन आई लेफ्ट, तो चेरिश मतलब खुशी, और मॉइस्ट इम्प्रिंट मतलब जो इम्प्रिंट हो गया निशान, मॉइस्ट हो गया नमी, यानी कि चुंबन का जो उसके माथे के ऊपर जो मॉइस्ट इम्प्रिंट था, यानी कि जो थोड़ा सा नमी का जो निशान था, ये उसको देखकर मैं खुश हुआ। द लास्ट साइन, परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, शायद ये हम दोनों के बीच में अंतिम जो फिजिकल कांटेक्ट था, यानी कि शारीरिक संपर्क था। बट दैट वाज नॉट सो, परंतु इतना ही नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन। तो 5 साल के बाद मैं घर वापस आया और उसको स्टेशन पर मिला। शी डिडंट लुक अ डे ओल्डर, मतलब अभी भी उसमें कोई बदलाव नहीं था, अभी भी वो बिल्कुल एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी जब जैसा वो उसको छोड़कर गया था। शी स्टिल हैड नो टाइम्स फॉर वर्ड्स, अभी भी उसके पास
बोलने के लिए समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म, क्लैस्प होता है कसकर पकड़ना किसी को, जैसे हम आलिंगन करते हैं, कसकर पकड़ते हैं, तो उसके लिए वर्ड है क्लैस्प। जब उसने मुझे बाजुओं में पकड़ा, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग द प्रेयर्स, तो तब मैं उसको प्रार्थना गाते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद द स्पैरोज, यहाँ तक कि जब मैं वहां पहले दिन पहुंचा तब भी उसका जो खुशी वाला क्षण स्पैरोज के साथ ही था, यानी कि चिड़ियों के साथ ही था। शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवलस रिव्यूज, तो वो उनको लंबे समय तक उनको दाना डालती रही। फीड फेड फेड, तो फीड होता है भोजन करवाना, तो फ्रिवलस का मतलब हो गया जो आप रिव्यूक होता है ना गाली, रिव्यूक मीन गाली, तो यहाँ पर चिड़ियों को जो वो गालियां दे रही है दादी, तो यहाँ पर गालियां वो उस सेंस में नहीं, हम कहेंगे फ्रिवलस का मतलब लाइट हार्टेड, मतलब बहुत हल्की सी जो उसको उनको गालियां वो दे रही थी दादी, तो यही उसका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था। इन द इवनिंग चेंज केम ओवर हर, शाम को उसमें बदलाव आता है। शी डिडंट प्रे, उसने अब प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की जो औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना सा ढोलक लाई, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ डिलेपिडेटेड ड्रम, सैगिंग मतलब जो ढीला पड़ जाता है, ढीला पड़ जाना, सैगिंग मतलब धंसना, डिलेपिडेटेड मतलब टूटा फूटा, ड्रम हो गया ढोलक, और स्किन हो गया उसकी जो ढोलक की जो वो पार्ट जिसको हम बजाने के लिए, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, तो वो स्किन, जैसे चमड़ी को बोलते हैं स्किन, तो उसकी जो स्किन थी वो ढीली पड़ गई थी ढोलक की, तो उसको उसने बजाना शुरू कर दिया। थंप्ड होता है बजाना। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और उसने कौन सा गाना गाया, जो कोई योद्धा घर जब वापस आते हैं तो उनके वापसी पर जो गाने गाए जाते हैं, वो वाले गीत उसने गाए। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्टेनिंग, परsuade होता है मनाना, परsuade मीन मनाना, तो यानी कि हमें उसको समझाना था, मनाना था कि वो इसको बंद कर दे। अवॉइड होता है दूर रहना, यानी कि यहाँ पर आएगा बंद कर दे। ओवर स्ट्रेनिंग मतलब जो वो ज्यादा काम कर रही है, ओवर वर्किंग मतलब जो उससे उसको तनाव हो रहा है, तो उसको वो बंद कर दे। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिडंट प्रे, तो शायद वो पहला समय था जब मैंने देखा कि उसने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई थी। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, माइल्ड मीन हल्का, और फीवर हो गया बुखार, तो माइल्ड फीवर हो गया लाइट फीवर, ये हल्का बुखार था, और डॉक्टर ने बोला कि ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, परंतु मेरी जो दादी थी उसको पता था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उसने हमें बताया कि उसका अंत जो है वो अब नजदीक आ गया है। शी सेड दैट, उसने कहा, सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ आवर लाइफ, इससे मतलब ठीक जब उसके जीवन का अंतिम पाठ जो था वो बंद होने वाला था, यानी कि वो मरने वाली थी, उससे ठीक पहले उसने कहा कि हर एंड वॉज नियर, उसका अंतिम समय आ गया था। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, ओमिटेड का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, तो उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया। शी वॉज गोइंग टू वेस्ट एनी, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वो हमसे बात करके अपना समय और बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, हमने मना किया लेकिन उसने हमारा मना जो था उसको जो मना किया हमने उसको नकार दिया। इग्नोर होता है नकार देना, प्रोटेस्ट मीन जो विरोध करना किसी चीज का, तो उसने हमारी बात को नहीं माना। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो बिल्कुल शांति से अपने बेड पर लेट गई और माला फेरती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, इससे पहले हमें पता चलता उसके जो लिप्स थे वो हिलना बंद हो गए, और जो माला जो थी वो उसके बेजान उंगलियों से
नीचे गिर गई, लाइफलेस हो गया, बेजान। अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। और उसका चेहरा जो था वो पीला पड़ गया और बिल्कुल शांत, स्प्रेड होता है फैल जाना, और हम जानते थे कि वो मर गई थी, मर गई थी, शी वाज डेड। We lifted her off the bed and as is customary, हमने उसको बेड से उठाया जैसा कि रिवाज था। कस्टमरी मीन ट्रेडिशन, जैसे डेड बॉडी को बेड के ऊपर नहीं रखा जाता है, उसको जमीन के ऊपर लेटा देते हैं, तो वैसा ही उसने किया। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद द रेड शॉर्ट, उसको जमीन पर लेटा दिया गया और लाल कपड़े से ढक दिया गया। कवर होता है ढकना, श्रॉड होता है कफन। कफन किसको कहेंगे? अ क्लॉथ विच इज यूज टू रैप द डेड बॉडी, तो उसके लिए वर्ड है श्राउड। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्न मीन विलाप करना, जो रोता है आदमी किसी के मरने के ऊपर या दुख प्रकट करता है, उसके लिए वर्ड है मॉर्निंग। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, तो हमने उसको अकेला उसके कमरे में छोड़ दिया ताकि हम उसके जो फ्यूनरल मीन जो दाह संस्कार है उसका हम अरेंजमेंट कर सकें, यानी कि प्रबंध कर सकें। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर, हम शाम को उसके रूम में गए, एक क्रूड मतलब बेढंगा, और स्ट्रेचर, स्ट्रेचर ये डेड बॉडी को ले जाने के लिए जो हम यूज करेंगे उसके लिए वर्ड है स्ट्रेचर। स्ट्रेचर को आप स्ट्रेचर भी कह सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट को जो उठाकर जो ले जाने के लिए एक सीढ़ी जैसा डिवाइस होता है, उसी को हम स्ट्रेचर बोलते हैं। टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, ताकि उसको आ, उसको क्रीमेट किया जा सके। क्रीमेट का मतलब होता है टू बर्न द डेड बॉडी, ताकि उसको जलाया जा सके। क्रीमेटेड मीन दाह संस्कार। द सन वाज सेटिंग एंड हैड lit her room and veranda with the blaze of golden light, अब सूर्य जो था वो अस्त हो रहा था और उसके रूम और बरामदे को वो सुनहरी रोशनी से चमका रहा था। लीट होता है चमकना। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन में, आधे आंगन में रुक गए। कोर्टयार्ड होता है आंगन। ऑल ओवर द बरांडा एंड इन हर रूम, पूरे बरामदे और कमरे में। राइट अप टू वेयर शी lay dead and stiff wrapped in a red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor, तो जहां पर उसकी डेड बॉडी को रखा था और जिसको लपेटा हुआ था लाल कफन से, विद रेड शॉर्ट, शॉर्ट पहले भी बताया वर्ड, कफन, और रैप होता है लपेटना, स्टिफ होता है अकड़न। तो हजारों की संख्या में जो स्पैरोज जो थी वो वहां पर फर्श के ऊपर बैठ गई। स्कैटर होता है बिखरना, यानी कि फैल कर बैठ गई। देर वॉज नो चर्पिंग, अब वो पक्षी जो थे वो चिड़िया जो थी वो बिल्कुल अब साउंड नहीं, वो बिल्कुल चुप थी, उन्होंने कोई चहचहाट की आवाज नहीं की। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, हमें पक्षियों के लिए दुख हुआ और फिर मेरी माँ उनके लिए रोटी लेकर आई। फैच पहले भी आया था वर्ड, फैच मीन टू गो एंड ब्रिंग, कोई चीज जाकर लाना। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उसने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। क्रम्ब होता है टुकड़े, ब्रोक होता है तोड़ना। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह से मेरी दादी माँ ब्रेड को टुकड़ों में करती थी, उसी तरह मेरी मदर ने किया। एंड थ्रू द इट टू देम, और उसने ये टुकड़े स्पैरोज को डाले। स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन चिड़ियों ने कोई ध्यान ब्रेड की तरफ नहीं दिया। सो इन दिस वे द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर ग्रीफ, तो उन्होंने अपना जो दुख था वो ब्रेड को नहीं टच करके अपना एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम उसकी डेड बॉडी को ले गए, कॉर्पस का मतलब होता है शब्द, यानी कि डेड बॉडी। दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो चिड़िया जो थी वो बिल्कुल चुपके से वहां से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो स्वीपर जो था यानी कि सफाई कर्मचारी, उसने इन रोटी के जो टुकड़े थे उनको साफ करके, मतलब साफ किया और डस्टबिन में डाल दिया। सो दिस फिनिशेज योर लेसन। तो बात कर लेते हैं इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है इंपॉर्टेंट, फटाफट से उनको देख लेते हैं। although we have covered all the important question of this lesson in the content of the lesson, so let us read the questions.
फर्स्ट क्वेश्चन है द थ्री फेजेस ऑफ ऑथर रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। यानी कि लेखक जब विदेश जाता है तो उससे पहले जो उसके थ्री फेजेस हैं, तीन चरण जो हैं, वो उसके जो संबंध के दादी के साथ, उनको हमने डिस्कस करना है। तो मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट फेज हो गया इन द विलेज, सेकंड फेज इन द सिटी एंड थर्ड फेज व्हेन द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी। तो ये तीन फेजेस हैं। तो आपको पता ही है तीनों फेजेस में क्या हुआ था। फर्स्ट फेज में उनका रिलेशनशिप दैट वाज वेरी गुड। इन द सेकंड फेज इन द सिटी देयर रिलेशनशिप स्नैप्ड, वो टूट गया था रिलेशनशिप। और थर्ड फेज जब वो यूनिवर्सिटी गया तो देयर रियली टॉक टू ईच अदर, तो उसके बाद उसने अपने आप को एकांत में रख लिया था। तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। थ्री रीजन व्हाई द ऑथर ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब। अब वो क्यों डिस्टर्ब हुई, ये तीन कारण बताने हैं। व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल, जब उसने सिटी स्कूल जाना शुरू किया था। तो कारण बिल्कुल उसमें बताए थे मैंने कि एक तो उसने ही वाज लर्निंग साइंस, वेस्टर्न साइंस देयर, देन म्यूजिक, then he was also learning music. So according to grandmother it was a lewd association, तो वो उसको अच्छा नहीं समझती थी, तो इसी वजह से वो डिस्टर्ब थी। थ्री वेज इन विच ऑथर ग्रैंडमदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप। तो uh, किस तरह वो अपना टाइम व्यतीत करती थी, ये भी हमने पढ़ा है। तो वही आंसर आप लिखेंगे। ओल्ड ओल्ड वेज विच द ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। अब ओल्ड वेज मतलब जो विपरीत उसने अपने बिहेवियर किया, यानी कि जो उसका जो बिहेव था उससे हटके जो उसने व्यवहार किया मरने से पहले, वो कौन सा था। तो आपको पता है, उसमें हमने पढ़ा कि उसने शी स्टॉप प्रेइंग टू गॉड, उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया था। और शी ले पीसफुली ऑन द बेड। तो ये था ऑड बिहेवियर उसका। देन द वे इन विच स्पैरो एक्सप्रेस द ग्रीफ, ये तो हमने अभी पढ़ा कि दे टुक नो नोटिस टू द ब्रेड क्रम्स। तो ये तो था क्वेश्चन 5। और नेक्स्ट भी आगे भी है क्वेश्चन, द ऑर्थर ग्रैंडमदर वाज अ रिलीजियस पर्सन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वे कम टू नो दिस। अब कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हमें पता चलता है कि लेखक की दादी जो थी वो एक धार्मिक व्यक्ति थी। तो इसका आंसर भी हमने कर लिया है कि ऑल द टाइम शी यूज टू टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, शी फेड द स्ट्रीट डॉग्स। तो दीज आर ऑल साइन ऑफ अ रिलीजियस पर्सन। तो ये भी हो गया क्वेश्चन। देन चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर, ये भी हमने कर लिया कि कैसे चेंज हुआ था। उसके बाद वुड यू एग्री दैट ऑथर ग्रैंडमदर वाज ए पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ये भी हमने पढ़ लिया था। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जिसमें हमने मेंशन किया था ना कि शी डिडंट शो एनी इमोशन टुवर्ड्स द ऑथर, वो बिल्कुल उस भावुक नहीं हुई थी व्हेन शी वेंट टू सी ऑफ हिम। तो यही उसका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शो करता है। हैव यू नोन समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंडमदर, डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विद रिगार्ड टू समवन whom you have loved and most lost। तो क्या जैसे लेखक की दादी के साथ हुआ, ऐसा कोई इंस्टेंस आपके साथ भी हुआ तो उसको आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। सो आई होप you will like this video। You can download the content of this lesson from this link which is shown here। यहाँ से आप ये जो लेसन का कंटेंट है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो this was whole about this lesson। I hope you will like this video। So thanks for watching।